नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडी में। आपकी क्लास 2 रहेगी और क्लास 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका प्रारंभिक समाज, यानी कि पीवाईक्यू की आपकी सीरीज चल रही है और पीवाईक्यू हम आपके चैप्टर वाइज करा रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी आप लोगों की यहाँ पे चल रही है। प्रारंभिक समाज में हम करने वाले हैं आज आपके 2011 से लेके 2014 तक के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके अब तक पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपके अब बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट दिन स्टार्ट हो चुके हैं और एग्जाम में आपके बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। ठीक है, क्लास 1 में हमने किए थे आपके कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सारे पीवाईक्यू अभी तक कर लिए थे, जो आपके 2011 से लेके जनवरी 2024 तक आपके पूछे गए हैं, वो सारे के सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 2 है, तो आज हम करेंगे प्रारंभिक समाज के पीवाईक्यू और 2011 से लेके 2024 तक के। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन का लेवल आपके पेपर में एसएसटी में आपका पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देता हूं। चलिए भाई, हमारी स्टॉप वॉच आ चुकी है। चलिए फटाफट से वीडियो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक समाज से रिलेटेड आज हमारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है। ठीक है, ये आपको बताना है। आपका समय शुरू हो चुका है अब। 20 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा सिर्फ। समय आपका समाप्त हो चुका है। उपनिषद के संदर्भ में क्या सही है? उपनिषद प्रारंभिक वेदिक ग्रंथों का हिस्सा है, या फिर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, या फिर इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, या फिर प्राय ये विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और डिटेल की बात करते हैं। डिटेल में हम जान लेते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, जो कि उपनिषद के संदर्भ में सही है। वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद ग्रंथ आते हैं, इसी कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, वेदांग और वेदांत में अंतर है। ठीक है ना। इसमें दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है, यद्यपि यह शास्त्र यत्र तत्र पहले भी संहिताओं और अरण्यों में आ चुका है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, जिसमें प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। इनमें कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। नोट ध्यान रखेगा, छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जला जलालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट डिटेल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहां, जल्दी से आंसर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2022 में आपका पूछा गया। यस, टाइम अब आपका हो चुका है। पितृसत्तात्मक समाज कैसा है? नंबर 1, महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, या फिर महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आइए डिटेल जान लेते हैं। एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को विभिन्न तरीके से भेदभाव का उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक शब्द से आशय है कि पिता की सत्ता, है ना, किसकी सत्ता? पिता की सत्ता। जहां परिवार की सत्ता
पिता के हाथों में होती है, पिता के बाद उसका पुत्र इस योग्य होता है, तो कुल मिलाकर सारे प्रबंधन पर पुरुषों का वर्चस्व होता है। जहाँ स्त्रियों के लिए कोई अधिकार नहीं है, इस समाज में पुरुष प्रधान एवं स्त्रियां गौण होती हैं। यानी कि हमारा भारत भी क्या है, हमारा भारत भी तो पुरुष प्रधान देश कहा जाता है ना। ऐसे में समाज की समस्त सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि खाने पीने में भी दुर्भाव स्त्रियों के साथ होता है, जो कि नारी के मौलिक अधिकार की अवहेलना है। पितृसत्तात्मक समाज नारी के व्यक्तित्व को ग्रहण करने की ग्रस्ती भांति ग्रस्ती कर लेता है। स्त्री में चाहे कितनी ही योग्यता हो और पुरुष चाहे कमतर हो, किंतु प्रधानता पुरुष को ही मिलती है। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के लेखकों के संदर्भ में, है ना, यानी कि प्राचीन टाइम पे, एशियन टाइम पे बहुत सारे लेखक अलग अलग देश के भारत आए। ठीक है, तो उनके संदर्भ में क्वेश्चन है, लेखकों के संदर्भ में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, फटाफट से बताएगा, ए सही है, बी सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत हैं। आपका समय शुरू होता है अब। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया। चलिए टाइम अप आपका हो चुका है। पहला कथन क्या है कि पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र भी इसे पढ़ते थे। बिल्कुल नहीं। चलिए, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यानी कि बी आपका सही है, परंतु ए आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल आप देख सकते हैं। प्राचीन भारत के लेखकों के संदर्भ में पुराणों का पाठ शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए कथन ए गलत है, और कथन बी में शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यह सत्य है। ठीक है, इतना आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करना है, 20 सेकंड आपके पास है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया। फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ जी, ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका किस भाषा में लिखा गया था? ऋग्वेद आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और फटाफट से डिटेल जान लेते हैं। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया था। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्धि पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आपका? 2023 में आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? यानी कि जो अम, मुर्दा था, ठीक है, जो उसको दफनाया जाता था, तो सबसे अच्छी व्याख्या कौन सा ऑप्शन आपके करता है? जल्दी से आंसर करेगा, आपका टाइम शुरू हो चुका है अब। चलिए भाई, टाइम आपका आप हो चुका है, जल्दी से बताना है कि दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या क्या थी? मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, या फिर परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी, या फिर मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था, या फिर मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है? बिल्कुल गलत है सभी के सभी ऑप्शन, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, यानी कि लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी क्या होता है, इंसान जीवित होता है। ठीक है ना, और इसलिए उसके पास जब दफनाते थे तो उसकी मनपसंद चीज वहां पे रखी जाती थी। कहाँ पे? जब उसको दफनाया जाता था। चलिए डिटेल देख लेते हैं। प्राचीन भारत में अन्य देशों में यह अवधारणा प्रचलित थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है, या मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है, इसलिए दाह संस्कार के समय उसके साथ जरूरत की चीजें भी
दफनाई जाती थी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन आपका 2023 में आपका पूछा गया। क्या है? किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? जल्दी से आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा है। जी टाइम अब आपका हो चुका है। भूस्वामी यानी कि भाई जिसके पास जमीन थी, है ना? किसका स्वामी? जमीन का स्वामी, भू का स्वामी। तो उसको वेल्लार कहा जाता था किस क्षेत्र में? यह आपका तमिल क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई फटाफट से डिटेल देख लेते हैं। तमिल क्षेत्र के भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को उच्छावर के नाम से जाना जाता था। दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कैदेसियार और अदिम्य अदिमई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि किसको क्या कहा जाता था एशियन टाइम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा और पूछ लिया जाता है और इसी की वजह से आपका पेपर क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में पूछा गया। दो कथन है, कथन ए कथन बी। कथन ए कह रहा है कि ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी और कथन बी कह रहा है वृद्धधर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। चलिए बताइएगा भैया कौन सा कथन सही है या फिर दोनों गलत है? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अब आपका हो चुका है। कथन ए है ब्राह्मणों को सामिष भोजन खाने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा है वृद्धधर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसने क्या किया? उसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी, बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं फटाफट से कुछ डिटेल। वृद्धधर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी। ठीक है, ये आपकी इसमें डिटेल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आपकी स्क्रीन पर है। ये आपका क्वेश्चन आपका 2022 में आपका पूछा गया। उत्तराधिकार ही सदाया सदायाद प्रथा का अर्थ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? उत्तराधिकार ही सदायत प्रथा का अर्थ है, इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट से आपका समय शुरू होता है अब। आपका टाइम अप होता है। उत्तराधिकारी ही सहदायत प्रथा का अर्थ है, इसका क्या मतलब होगा? पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, या फिर ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, या फिर सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, या फिर सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। चलिए भाई डिटेल जान लेते हैं फटाफट से। शामिश भोजन ये तो आपका पीछे वाला ही है। ठीक है, ये पीछे वाली आपकी डिटेल है। चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे और ये क्वेश्चन आपका 2023 में आपका पूछा गया। निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान करना है। यानी कि उत्तर भारत के जो गांव हैं उनका मिलान बिल्कुल सही चीज के साथ करना है जो उस टाइम पे उस गांव में थी। ठीक है, चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है अब। टाइम अब आपका हो चुका है। हाँ जी, ग्राम भोज, ग्राम भोज कौन था? ग्राम भोज था आपका भूस्वामी, यानी कि ग्राम का प्रमुख, है ना? भूस्वामी यानी कि ग्राम का प्रमुख था जिसको ग्राम भोज बोला जाता था।
गृहस्पति, गृहस्पति किसको बोला जाता था? गृहस्पति बोला जाता था आपका स्वतंत्र कृषक। बृहस्पति बोला जाता था आपका स्वतंत्र कृषक को। दास कर्मकार, दास कर्मकार किसको बोला जाता था? जो दूसरों की जमीन पर काम करने वाला होता था। यानी कि ए का 4, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आपका पूछा गया। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? यानी कि महायान बौद्ध धर्म से किस कारणों से अलग था, वो आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अब आपका हो चुका है। पहला है, इनमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई, या फिर इनमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, या फिर इनमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, या फिर बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांस सांस सांसारिक परिवेश में रम गए। बिल्कुल सही बात है, डी बिल्कुल सही है। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे। और सी, इनमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल सही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फटाफट से कुछ डिटेल देख लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में से बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे। इस प्रकार सीओडी कर सकते हैं, महायान भी आरंभिक मान्यताओं से भिन्न था तथा दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। ठीक है, ये सारी काफी सारी बौद्ध परिषद हैं। ठीक है, वो सारी आपको याद रखनी है किसने कब करवाई। ठीक है, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है जैन धर्म बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन आपका 2022 में आपका पूछा गया। ऋग्वेद काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। टाइम आपका शुरू हो चुका है अब। टाइम आपका आप हो चुका है जी। ऋग्वेद काल के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं? कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। और राजाओं के पास राजधानी थी। ठीक है, राजाओं के पास राजधानी थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नगर या महल नहीं थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है, डी, यानी कि ए बी डी आपके बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन आपका 2021 में आपका पूछा गया। ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है, फटाफट से बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, टाइम शुरू होता है आपका अब। टाइम अब आपका हो चुका है। ज्येष्ठाधिकार का अर्थ बताइएगा। ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप फटाफट से कुछ डिटेल देख सकते हैं। ज्येष्ठाधिकार का अर्थ है ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। यह अधिकार परंपरा प्राप्त होता था।
शासक की मृत्यु तथा उसके हटने पर उसके छोटे भाई के बजाय उसका बड़ा बेटा ज्येष्ठता की वजह से उसके राज्य अधिकारों को ग्रहण करता था। कई बार शासक के जीवित रहते हुए उसके जीवन काल में ही उत्तराधिकारी का निर्धारण के कारण राज्य में अशांति एवं युद्ध का वातावरण हो जाता था। इस अवस्था को पनपने न देने के लिए प्राय शासकों ने ज्येष्ठ अधिकार का सहारा लिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका 2022 में पूछा गया। ठीक है, मिलान करना है और मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आपके अब पूछे जाते हैं। गण, संघ, श्रेणी या फिर ग्राम भोज, फटाफट से बताइएगा, टाइम शुरू हो चुका है आपका अब। टाइम अब आपका हो चुका है। गण, गण किसको बोला जाता था भाई? गण बोला जाता था आपका बहु सदस्यों वाला दल। ठीक है, गण बोला जाता था बहु सदस्यों वाला दल। संघ, संघ किसको बोला जाता था? संघ बोला जाता था आपका संगठन या समूह को। और श्रेणी आपका बोला जाता था व्यापारी संगठन को। और ग्राम भोज आपका बोला जाता था ग्राम मुखिया। ऑलरेडी हम ग्राम मुखिया ग्राम भोज डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि डी का थर्ड, डी डी का थर्ड, डी का थर्ड यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपके कुछ ये सारे ऑप्शन आपके मैच करेंगे। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन मैच किए हैं उसका बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा गया 2022 के अंदर। वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। पहला कथन क्या है? ए, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। नंबर बी, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जल्दी से बताइएगा भाई कौन सा कथन सही है? चलिए टाइम अब आपका हो चुका है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, बिल्कुल सही बात है। जिन्हें वर्ण कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भाव के आधार पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। और बी क्या कह रहा है? कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। और बी ही मतलब बी का कारण क्या है? ए, क्योंकि वो निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव के पर आधारित था, इसलिए कुछ लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ए और ए सही है, ए और बी दोनों सही हैं, और बी का कारण ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये फटाफट से आपकी डिटेल है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। चलिए भाई, तो आज की क्लास इतनी ही थी। क्लास नंबर 2 हमने डिस्कस कर ली, जिसमें हमने करा प्रारंभिक समाज। ठीक है, प्रारंभिक समाज के सारे PYQ हमने कर लिए हैं 2011 से लेके 2024 तक के, जितने भी आपके अब तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 3 में हम करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जिसके हम PYQ करेंगे 2011 से लेके 2024 तक के। इस तरह डेली एक चैप्टर को हम SST पेडागोजी SST के अंदर पेपर 2 के अंदर खत्म करते हुए जल्दी चलेंगे। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे भी ये क्वेश्चन हम आपको MCQ की फॉर्म में डाल देंगे, ताकि वहाँ पे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ध्यान से सुनिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हम कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। फटाफट से वहाँ पे जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल से जमे रहिएगा, बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।